Welcome student. Today we are going to discuss last topic of chemical equilibrium, that is common ion effect. टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमने इसकी डिफिनेशन की थी। साथ में डिफरेंट फैक्टर ये मैंने लिखे हो कि कौन सा जो साल्ट है वो आप लोगों के पास ज़्यादा सॉल्युबल और वो कौन सा कम होगा। इसके लिए मैंने मेनली 4 जो फैक्टर है वो बताए हुए हैं कि जब केटायन और एनायन दोनों का साइज़ सेम होता है और एक में केटायन और एनायन का साइज़ डिफरेंट होता है, यानी साइज़ मिस मैचिंग। जहाँ पर साइज़ मिस मैच होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जहाँ पर साइज़ सेम होगा वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी तरह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैंने डिफाइन करके इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है मेनली स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए लिखा जाता है, यानी वो साल्ट जो कि कम अमाउंट में डिज़ाल्व हो। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट को हम इसलिए लेते हैं कि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पर हम इसको जब डिज़ाल्व करते हैं Ag और साथ में Cl, इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे Kc की वैल्यू लिखकर फिर साथ में अब AgCl चूँकि सॉलिड फॉर्म में होते इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो इसको हम यूनिटी में लेकर Ksp आ जाते हैं। अब ये Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या Ksp ये तीनों सेम ही चीज़ है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसकी डिफिनेशन हम इधर से भी कर सकते हैं। इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन विच आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड साल्ट। ये इक्विलिब्रियम में सॉलिड साल्ट के साथ। यहाँ पर फिर मैंने कहा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ये जो एक्सप्रेशन है वो जनरल किस तरह लिखी जाती है। यहाँ पर मैंने कोई भी AXBY, मैंने इसकी स्टूडेंट ने कहा कि इसकी समझ नहीं है। इसके जो ये सबस्क्रिप्ट है इसको हम पहले लिख लेते हैं और ये जो है इसको हम इसके साथ लिख देते हैं, और ये जो दूसरा इसके साथ है दूसरा जो एनायन है इसका जो सबस्क्रिप्ट है इसकी पावर बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पर वाई पहले आ जाएगा बी उसके बाद, और इसका जो पहले वाले का सब्सक्रिप्ट है ये इसके ऊपर पावर चला जाएगा। फिर जब हम इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, यानी कोफिशिएंट जो है ना वो पावर में चला जाते हैं और इसके ये कोफिशिएंट है तो ये पावर में चला गया। इस तरह हम इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं सिंपल। फिर मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड भी लिखा, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है Na3PO4 3Na+PO4 कि चूँकि ये पहले टर्म में पहले चला जाता है Na लिख लोगे और इसके जो बेस में जो टर्म है इसका पावर बन जाता है तो ये 1 बन गया। और इसी तरह PO4 लिख लोगे, 1 है तो PO4 सिंपल, और इसका जो बेस है यानी मालिक्यूल ये इसका पावर बन जाते हैं। फिर इसके लिए मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन लिखी थी। फिर मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के एक दूसरे के साथ रिलेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी के साथ। अगर सॉल्युबिलिटी आपने फाइंड करनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करनी है और सॉल्युबिलिटी दो है तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग जनरली यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके लिए x, यानी यहाँ पर x आप लोगों के पास पहला जो टर्म है, अब x यहाँ पर 3 है तो 3 जो x है वो उसकी पावर भी x होगी, यानी 3 है तो उसकी पावर भी क्या बन जाएगी 3 बन जाए। इसी तरह y दूसरा वाला टर्म y यहाँ पर कितने 1 है ना, जिसके साथ कुछ नहीं हो तो उसके साथ 1 होते 1 की पावर 1, साथ में सॉल्युबिलिटी x और y यानी ये दोनों जो पावर है 3+1 इज इक्वल टू 4। तो ये Ksp और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का जो है ना सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशनशिप में। फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाई थी कि इसकी डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन, मेनली आप लोग नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं। सोल्यूशन जो आप लोगों के पास बने वो किस नेचर का है, उसके लिए मैंने कहा आयनिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन इन एनी स्टेज ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। फिर आयनिक प्रोडक्ट को जब आप लोग Ksp के साथ कंपेयर, Ksp की वैल्यू दी जाती है और आयनिक प्रोडक्ट आप लोग कंपेयर कर लेते हो इसके साथ Ksp के साथ। अगर दोनों बराबर है तो सैचुरेटेड, अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है Ksp से तो अनसैचुरेटेड, यानी आयनाइजेशन का प्रोसेस अभी भी चालू, क्योंकि सोल्यूशन तो सैचुरेट नहीं हुआ है, अनसैचुरेशन है तो और आयनाइजेशन होगी। अभी अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है Ksp से तो सुपर सैचुरेटेड, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यानी जो अमाउंट सल्यूट के डिजल उससे ज़्यादा जो है ना वो हल हुए तो कुछ प्रिसिपिटेट बन गए। फिर इसी तरह मैंने कहा ये सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन के लिए भी यूज़ होती है। अगर 2 साल्ट आप लोगों के पास उनमें आप लोगों ने प्रिसिपिटेशन करनी है तो जिस साल्ट की Ksp वैल्यू ज़्यादा होगी पहले प्रिसिपिटेट बन जाए। इसी तरह सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशनशिप वही वाला, AB टाइप साल्ट है तो इस तरह डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन। फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसके जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि सॉल्युबिलिटी आपने फाइंड कर दी MgCl2 के, जब Ksp की वैल्यू इतनी है तो यहाँ MgCl2 ये है x1 है तो y2 है,
केएसपी मेनली एक्सप्रेशन वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, वाई कितना है 2 का स्क्वायर, तो सॉल्युबिलिटी एक्स प्लस वाई 1+2। तो इसी तरह मैंने रिजॉल्व करके ये वाला आप लोगों के पास आ गया था, और फिर साथ में मैंने ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी दिया हुआ था। तो आज हम पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफरेंट तरह की डिफिनीशन है, बुक के अंदर भी दी है और यहाँ पर भी मैंने कुछ डिफिनीशन इसकी लिखी हुई है। सबसे पहली बात यह है कि ये एप्लीकेशन है ले चार्टियर प्रिंसिपल का। ले चार्टियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में से एक कॉमन आयन इफेक्ट भी है। अब इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पर कुछ यूँ लिखी, सेपरेशन ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिंग अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करना, कम करना, जब आप लोग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर लेते हो और वो वाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिसका वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होते हैं वो कॉमन होंगे, दोनों के अंदर कोई ना कोई आयन जो है ना वो कॉमन होगा, तो तभी वो सप्रेस होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। या इसकी दूसरी डिफिनीशन जो है वो शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड लेफ्ट साइड caused by the addition of electrolyte having an ion in common with dissolved electrolyte। dissolved electrolyte और ये जो आप लोगों ने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, उन दोनों के अंदर जो आयन अगर कॉमन आ गए तो एक साइड पे जो डिजॉल्व है उनकी कंसंट्रेशन तो आप लोग के पास ज़्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट आप लोग के पास सब्सटेंस होते हैं विच इन सोल्यूशन आर इन मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है इन इट्स आयन सोल्यूशन स्टेट के अंदर। जब आप लोग उस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट के अंदर डालते हो तो वो कम्प्लीटली अपने आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अपने आयन के अंदर। ये आगे हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड है। जब आप लोग इसको डिजॉल्व करते हो वाटर के अंदर, इसको वाटर के अंदर जब डिजॉल्व करते तो ये एसीटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आप लोग एसिड है तो AKA एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ये जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, ये K एक्सप्रेशन इसके लिए आप लोग ऐसे लिखते हो। अब जब आप लोग इस सोल्यूशन के अंदर ये जो डिजॉल्व सब्सटेंस है इसके अंदर आप लोग कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डालते हो और वो वाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इसमें और वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कोई ना कोई आयन जो है ना वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख ले तो इसका जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। जब ये इसके वाटर यानी इस सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा तो साथ में ये आप लोगों को दे देगा CH3COO एसीटेट आयन और साथ में सोडियम आयन। अब यहाँ इन दोनों में ये एसीटेट आयन और इसके अंदर भी ये एसीटेट आयन दोनों के अंदर कॉमन है, तो कॉमन आयन की वजह से यहाँ इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाए। तो कॉमन आयन की मदद वजह से ये इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट साइड पे चला गया, इसकी जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी। किसकी वजह से, कॉमन आयन ने क्या कर, इसकी डिसोसिएशन हो रही थी, लेकिन जब आप लोगों ने इसके अंदर कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डाला, जब इन दोनों का कॉमन आयन जो है ना वो सेम था, तो इस वजह से ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा और इसकी जो मजीद डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। इसी तरह मैं इसकी कोई और एग्जांपल ले ले तो फॉर एग्जांपल मैं कोई बेस लेता हूँ NH4OH, NH4OH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये डिजॉल्व हो जाते अपने एक्वस बीडर के अंदर तो ये NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन, साथ में हाइड्रोक्सल आयन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके अंदर आप लोग इसके लिए वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन वो भी लिख सकते हो, यानी ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो K भी हो जाएगा। जब आप लोग इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये अमोनियम क्लोराइड डालते हो NH4Cl, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जब आप लोग डालते हो तो ये NH4 पॉजिटिव बन गया और साथ में Cl नेगेटिव। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो अमोनियम आयन जो है ना दोनों के अंदर कॉमन है, तो कॉमन आयन की वजह से ये NH4OH की जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगी और यहाँ पर इन दोनों की अमाउंट ये ज़्यादा हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा,
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गए तो डिस्टर्बेंस की वजह से ये दोबारा इक्विलिब्रियम से अचीव करने के लिए ये लेफ्ट साइड पे जाएगा और इसकी जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मेनली हम पढ़ते हैं उस आयन के अंदर जहाँ पर जो दोनों आयन जो है ना वो सेम होंगे, कॉमन आयन है। अगर कॉमन आयन नहीं होंगे तो ये इन दोनों का इसका जो इक्विलिब्रियम है या डिसोसिएशन है वो फिर सप्रेस नहीं होगी। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये आप लोगों की डिसोसिएशन होगी NH4 अमोनियम आयन हाइड्रॉक्स। जब आप लोगों ने इसके अंदर कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें दोनों के आयन जो वो कॉमन हो, तो Cl। अब कॉमन आयन की वजह से ये जो इस अमोनिया की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा दोबारा ये, तो इसकी भी कंसनट्रेशन साथ में क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज टू डिसोसिएशन जो है ना वो इसकी कम होती जाएगी। तो इस वजह से ये जो कॉमन आयन की वजह से तो इस NH4OH की आयनाइजेशन सप्रेस हो गई। क्या हो गई, सप्रेस हो। अब वो इफेक्ट जिसमें आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो गई बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन विद डिसॉल्व सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। अब कॉमन आयन इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, मेनली हम इसको यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास NaCl है, जब हम इसको इस इक्वस मीडियम से डिजॉल्व तो ये आयनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। अब ये जो NaCl है ये आप लोग के पास इम्प्योर होता है, इसके ये जो आयनाइजेशन है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बन गया। जब आप लोग इसको क्या करें, प्यूरिफाई कर ले तो और फिर इससे ले ले तो फिल्टर आउट कर ले, तो फिल्ट्रेशन के बाद इससे HCl गैस पास कर लेते हो। तो HCl गैस जब आप लोग पास करते हो तो H पॉजिटिव और ये साथ में Cl नेगेटिव, ये दोनों इक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पर ये Cl जो है ना, Cl ये इन दोनों का कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन की वजह से ये दोबारा इसके साथ मिलकर दोबारा NaCl बनाएगा और इट फॉर्म द क्रिस्टल ऑफ NaCl फ्रॉम द आयन। और ये जो आयन बने हुए आयन से ये इसके जो आयनाइजेशन है वो कम कर लेगा, तो ये जो आयन है आयन से दोबारा इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, और ये जो क्रिस्टल होते हैं ये प्योर होते हैं एज कम्पेयर टू ये सॉलिड NaCl। ये जो आयन से दोबारा आप लोग के पास NaCl बनता है वो प्योर होता है और एज कम्पेयर टू ये सॉलिड इम्प्योर होता है। इम्प्योर से आप लोगों ने प्योर NaCl बना लिया। किस तरह बनाया, सबसे पहले उसको डिजॉल्व कर लेते, उस अपने आयन के अंदर वो डिसोसिएट हो जाते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इन NaCl पॉजिटिव आयन को आप लोग फिल्टर आउट कर लेते हो, फिर दोबारा इससे HCl गैस पास कर लेते। HCl गैस पास करने के बाद ये क्लोराइड आयन दोनों में कॉमन हो गए, तो ये जो दोबारा मिलेंगे एक दूसरे से क्रिस्टल बनाएंगे आयन से, तो आयन से जो क्रिस्टल बनेंगे वो आप लोग के पास प्योर फॉर्म में होंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड NaCl। और दूसरा जो है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ ग्रुप टू के जो बेसिक रेडिकल है मेनली डिटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। तो ये सल्फेट आयन की जो होता है आप लोगों के पास डिटेक्शन के लिए ग्रुप टू रेडिकल की, तो वहाँ पर भी हमारे पास ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला ही काम होता है। इसी तरह बफर सोल्यूशन जो होता है आप लोगों के पास, बफर सोल्यूशन में भी मेनली कॉमन आयन इफेक्ट वाला काम होता है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। Definition of common ion effect mean the separation of ionization, dissociation or solubility of weak electrolyte by adding a strong electrolyte having a common ion. When we add strong electrolyte in the dissociation of weak, जब हम weak electrolyte को dissociate कर लेते हैं और फिर हम उसके अंदर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लेते हैं, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन है, डिसोसिएशन है, सॉल्युबिलिटी ये क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। और वो वाला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन ना हो तो वो स्ट्रांग हो, तो उस वक्त आप लोग के पास वहाँ पर सॉल्युबिलिटी सप्रेस नहीं होगी, और इस सप्रेशन की वजह से ये जो कॉमन आयन है इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे जाते, चूंकि कंसंट्रेशन वो डिस्टर्ब हो जाते, तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाते, दोबारा वो जो पहले वाला रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो बन जाते। मैंने यहाँ पर लिखा है कोई एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो वो एसीटेट आयन के अंदर साथ में हाइड्रोजन, तो इसके लिए मैंने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कुछ यूँ लिखी है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। जब इसके अंदर मैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लेता हूँ जिसमें ये CH3 एसीटेट आयन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आयन की वजह से इनकी कंसंट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज पे डिस्टर्ब कर ये दोबारा मिलकर एसीटेट आयन बनते जाते हैं और इसकी जो आयनाइजेशन है वो कम हो जाती है। इसी तरह मैंने यहाँ पर कोई बेस भी लिया NH4OH, और उसकी आयनाइजेशन जब मैंने कम वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर मैंने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कॉमन आयन की वजह से, तो यहाँ पर ये जो इसकी जो आयनाइजेशन है वो भी सप्रेस हो जाती है।
चूँकि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ले चार्टियर प्रिंसिपल की मदद, ले चार्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम आप लोगों के पास किस साइड पे जाएगा, बैक साइड पे जाएगा, लेफ़्ट साइड पे जाएगा मीन। तो इसी तरह फिर इसके एप्लीकेशन है बहुत सारे, मेनली हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के लिए यूज़ होता है। सॉलिड सॉल्ट मेनली आप लोगों के पास वो इम्प्योर होता है, तो सबसे पहले उसके आयनाइजेशन हम कर लेते हैं NaCl के, और जब हम इसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं फिर उससे HCl गैस पास कर लेते हैं, तो Cl जो आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, दोबारा NaCl बनता है, और वो जो NaCl इस आयन से बनता है वो आप लोग के पास प्योर होते हैं। इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल, ये प्रैक्टिकल काम है, ये प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं कि बेसिक रेडिकल ग्रुप 2 के डिटेक्शन के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट वहाँ पर HCl हो और मेनली सल्फेट H2S गैस हम पास कर लेते हैं, वहाँ पर सल्फेट आयन डिटेक्ट होते हैं इन द फॉर्म, इस सल्फेट की डिटेक्शन H2 की फॉर्म में करते हैं। इसी तरह बफर सोल्यूशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, बफर सोल्यूशन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके साथ मैंने आप लोग के लिए होमवर्क दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ KClO3 हेक्साइड मैंने दिया है, पोटाशियम पर क्लोराइड डिक्रीज होगी किसके एडिशन से, NaCl के, HCl से, कैल्शियम कार्बोनेट किया, कोई भी नहीं। ये आप लोगों ने देखना है, इसकी पहले एक्सप्रेशन लिख के इसको आयनाइज करके फिर वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इनमें कौन सा है वो देख लेने, फिर अगर उन दोनों में कॉमन आयन है तो ये सप्रेस होगी वरना नहीं होगी। तो आप लोगों का ये काम है होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।